हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आर ओ और ए आर ओ की वैकेंसी आ चुकी है, आप तैयारी में लगे होंगे। और उसी सिलसिले में आर ओ से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, विदेशी आक्रमण। फ्रेंड्स, ये न सिर्फ आर ओ और आर ओ में ही आपको काम देगा, बल्कि दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक वाला बटन दबा लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विदेशी आक्रमण हम देखेंगे। भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किन लोगों ने किया और कब किया, उसके बाद कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विदेशी आक्रमण। फ्रेंड्स, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी शासकों द्वारा किया गया। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी शासकों के द्वारा भारत पर किया गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कई बार सवाल पूछा गया है दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा, कि भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था। तो पहला विदेशी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया वो साइरस था। ठीक है, साइरस था जिसने भारत पर आक्रमण किया और ये पहला विदेशी था भारतीय उपमहाद्वीप पर। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण किसने किया, तो ये इसका जवाब, भारत पर पहला सफल आक्रमण डेरियस प्रथम, ये साइरस का बेटा था। इसने 518 बीसी में किया और इस आक्रमण की जानकारी हमें बेहिस्तून अभिलेख से मिलती है। इसके बाद पॉइंट हम देखते हैं, डेरियस प्रथम को ही दादा प्रथम कहा गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ दादा प्रथम का नाम आया है वो डेरियस प्रथम को ही कहा गया है। ठीक है, इसके बाद दादा प्रथम के 3 अभिलेख जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, इसे आप याद रखिएगा। दादा प्रथम के 3 जो अभिलेख हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, डेरियस से ही प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें पता चल गई कि डेरियस से ही प्रभावित होकर अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू की। अगर क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने किससे प्रभावित होकर अभिलेख लिखवाने शुरू किए, तो ये डेरियस प्रथम था, जिसे हम दादा प्रथम भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण की। यूनान यानी ग्रीस में मकदूनिया का राजा फिलिप था, जिसका बेटा सिकंदर था जो अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अरस्तु किस राजा का बेटा था, सिकंदर किस राजा का बेटा था, तो वो मकदूनिया के राजा फिलिप का बेटा था और ये अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, मकदूनिया का राजा फिलिप था जिसका बेटा सिकंदर था जो अरस्तु का शिष्य था। तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। अब सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर का आक्रमण भारत पर होने वाला ये दूसरा विदेशी आक्रमण था। ठीक है फ्रेंड्स, ये दूसरा विदेशी आक्रमण था और दादा तृतीय को अरबेला के युद्ध में 331 बीसी में इसने पराजित किया था। ये दादा प्रथम का पुत्र था। सिकंदर ने ये भारत आता है और ये भारत पर आक्रमण करता है और दादा तृतीय को, जो कि ये दादा प्रथम का पुत्र था, इसको अरबेला के युद्ध में, यानी ईरान जो कि एक जगह है, यहाँ पर 331 बीसी में इसने पराजित किया। इसके बाद ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहाँ से खैबर दर्रा पार करते हुए 326 बीसी में भारत आया।
तो ईरान को जीतने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा और जहाँ से ये खैबर दर्रा पार करते हुए 326 ईस्वी में बीसी में भारत आया और उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तो सवाल बनता है कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर था। इस समय मगध का शासक कौन था, घनानंद था। तो ये सवाल कई बार बना है एग्ज़ाम में कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो मगध का शासक कौन था, तो ये मगध का शासक था घनानंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने सबसे पहले तक्षशिला जीता जिसका शासक आभी था। आभी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका सहयोग भी किया। ठीक है, जब सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो उसने सबसे पहले तक्षशिला को जीता और वहाँ पर उस वक्त एक शासक था जिसका नाम था आभी और जिसने आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में उसने सिकंदर का सहयोग भी किया। आगे सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई। यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई और यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई और इस युद्ध को 3 नामों से जाना जाता है। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडोस्पीच का युद्ध। फ्रेंड्स, जहाँ भी ये तीनों नाम हैं आप समझ जाइए ये एक ही युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, सिकंदर की लड़ाई पोरस से हुई थी झेलम नदी के तट पर और इस युद्ध को 3 नामों से जाना गया। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडोस्पीच का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। हालांकि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था लेकिन उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसका राज्य वापस कर दिया। फ्रेंड्स, जब सिकंदर ने पोरस पर आक्रमण किया तो पोरस ने सरेंडर नहीं किया, उसने उसके साथ युद्ध किया और ये बात सिकंदर को बहुत पसंद आई और उसने उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य उसको वापस कर दिया। सिकंदर ने निकेया एवं बुफेफाल नगर स्थापित किया। देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिकंदर ने निकेया एवं बुफेफाल नगर स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के साथ कुछ लेखक भी आए, राइटर भी आए, जिसमें कि इन 3 राइटर्स का नाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नियार्कस, ओनेसिक्रीटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है, ये सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 323 बीसी यानी ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था आपको हमने बता दिया। आगे देखते हैं हम मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें। फ्रेंड्स, मौर्य वंश नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के दरबार में एक चाणक्य नाम का सलाहकार रहता था। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था ये आपको मालूम होना चाहिए, नंद वंश था। ठीक है, और इसका नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। दूसरा पॉइंट ये आप यहाँ से गेट कर सकते हैं। इसके दरबार में एक चाणक्य नाम का सलाहकार रहता था जिसका नंदों ने अपमान किया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक 14 वर्ष के बालक चंद्रगुप्त को प्रशिक्षण देकर तैयार किया और उसकी सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। फ्रेंड्स, शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि नंद वंश में एक राजा था जिसका नाम था घनानंद और उसके दरबार में एक चाणक्य नाम का सलाहकार रहता था और दरबारियों ने उसका अपमान किया जिससे वो काफ़ी नाराज़ हुआ और चाणक्य ने बदला लेने का ठान लिया और उसने एक 14 वर्ष के बालक को ट्रेनिंग दी और उसे ट्रेनिंग देकर उसने घनानंद की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मौर्य वंश के बारे में हमें कहाँ से जानकारी के स्रोत मिलते हैं आइए जानते हैं।
देखिए इसके जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं अर्थशास्त्र का कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र है जिसको इसकी रचना कौटिल्य ने की। इंडिका है, ये यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत था, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना की। इसके बाद यूनानी ग्रंथ से भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश के बारे में। मुद्राक्षस है, ये एक नाटक है, इसे विशाख दत्त ने लिखा। कल्पसूत्र, यहाँ से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की। अष्टाध्यायी पाणिनि, राजतरंगिणी कल्हड़ की ये रचना है, और कथा सरित सागर सोमदेव। फ्रेंड्स, ये जो रचनाएं हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और सवाल में कई बार इन रचनाओं के नाम पूछता है और इनके रचनाकार, ठीक है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य वंश में आगे कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से शासक हुए और उसके बाद कौन से वंश आए, उन सब का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।